हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार एवं उसके कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति यानी हम लोग ये किस में आता है? संविधान का भाग 5 में। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, ये सब संघ की कार्यपालिका के भाग हैं। ठीक, तो इसी में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णन किया गया है और इसके पद और पद से संबंधित जितनी भी तथ्य थे उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से इसके पहले वाले में वीडियो में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति को जो है ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। कौन कौन सा है? नाम देखिए, पहले क्या है? नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश के बहुत सारे जो संवैधानिक निकाय हैं उन संवैधानिक निकायों के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब कौन कौन से वो निकाय हैं इसके बारे में विस्तार से हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इकट्ठे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो पहला हो गया नियुक्ति संबंधी अधिकार। दूसरा विधायी संबंधी अधिकार, मतलब कानून बनाने के संबंध में भी राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। फिर संसद सदस्य के मनोनयन, यानी संसद के 2 सदन हैं तो उन दोनों सदनों में कुछ सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? वह स्थिति जिस समय सदन नहीं चल रही होती है और उस स्थिति में अगर किसी विशेष कानून की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति के केवल साइन मात्र से वह कानून लागू हो जाती है। ठीक, तो यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर सेना से संबंधित कुछ शक्ति, राजनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, यानी किसी व्यक्ति को दंड मिला है तो उसे क्षमा करने की भी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस परिस्थिति में और किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ये विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ आपातकालीन शक्तियाँ, यानी देश में अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 राष्ट्रपति के इन अधिकार और कर्तव्यों को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो देखिए राष्ट्रपति जो है इन निम्न पदाधिकारियों या अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः क्या होता है? लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेते हैं तब जाके प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है, मंत्रिपरिषद के सदस्य अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है। अब जाके जितने भी सदस्यों की नियुक्ति होगी यहाँ पे वो सब राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को जो है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति जो है जिस व्यक्ति का सिफारिश आया होता है उसको क्या करते हैं? नियुक्त कर देते हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, राज्यों के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर
देखिए अब उसकी नियुक्ति कहने का मतलब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, कुछ लोगों की सिफारिश राष्ट्रपति के पास आती है। अब उसमें से जो है जो मंत्री, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद है, जिन व्यक्ति की सिफारिश करते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। ठीक। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत के खर्चों का लेखा जोखा रखते हैं, उसके परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, यानी जो आयोग जो चुनाव करवाते हैं, ठीक है, तो उस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, और जो उनके सदस्य होते हैं उनको केवल चुनाव आयुक्त कहा जाता है। तो इन दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, यानी उसमें एक क्या है मुख्य और 2 क्या है अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होते हैं, भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, अर्थात भारत सरकार को जो कानून के संबंध में सलाह देती है उसे महान्यायवादी कहा जाता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, यानी देखिए भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो राज्यों के बीच जो है आपसी संबंध बेहतर हो इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद है। ठीक। तो अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य। तो यूपीएससी के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त। संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के जो आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं जो विशेष विषय के संबंध में अपना निर्णय देते हैं। तो उस विशेष आयोग के जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे देखिए वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। तो ये वो महत्वपूर्ण आयोग हैं जिनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक। वित्त आयोग जो वित्त संबंधी, भाषा आयोग पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम और जो कम्युनिटी है उसके संबंध में निर्णय लेने वाली जो आयोग है उसके सदस्य की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिक, अर्थात देखिए भारत प्रत्येक देश में अपना एक प्रतिनिधि भेजता है जिसे राजदूत कहा जाता है। तो किसी देश में भारत का राजदूत कौन होंगे, तो उस व्यक्ति को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अन्य देश के भी प्रतिनिधि भारत में होते हैं तो वह भी भारत में भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से ही भारत में रहते हैं। ठीक। और यहाँ पे किसी दूसरे देश में भेजना है राजदूत या राजनयिक को, तो फिर वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ जो शब्द हैं राजदूत और राजनयिक, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि जिस देश में जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं वहाँ जो देश के सर्वोच्च पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको जो है राजनयिक कहा जाता है। ठीक। उच्च आयुक्त राजनयिक या फिर उच्च आयुक्त। जबकि अन्य देशों के लिए जो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है उसके लिए जो है राजदूत शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि दोनों का एक ही काम होता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। ठीक। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र। भारत में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है और उसके लिए विशेष प्रशासन का प्रबंध किया गया है। ठीक।
तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाली एक आयोग होती है। उस आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक, तो इतने सारे लोगों की यानी आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना है खुद से। नेक्स्ट जो राष्ट्रपति का कर्तव्य है उस ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला कर्तव्य है उनका विधायी संबंधी शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का ही अभिन्न अंग है। जब हम संसद बोलते हैं तो संसद में देखिए क्या हो गया, जब संसद बोला जाता है तो संसद में दोनों सदन और दोनों सदन के साथ साथ राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं, तब संसद पूरा होता है। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद हुए। इसलिए यहाँ कहा गया है राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक, तो चूंकि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को जो है संसद क्या काम करती है, विधान बनाने, कानून बनाने की काम करती है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और वो अधिकार क्या है तो देखते हैं। पहली अधिकार क्या है, संसद के सत्र को आहूत करना। सत्र मतलब क्या होता है, देखिए संसद की जो बैठक होती है, बैठक मतलब क्या, देखिए संसद एक साल में, भारत में एक साल में मुख्य रूप से 3 बैठकें होती है ना। तो संसद के सत्र का जो आहूत होता है, मतलब पहली बैठक, दूसरी बैठक जिसे बोलते हैं शीतकालीन बैठक, तो ये बैठक आहूत करने का काम और सत्र अवसान मतलब जो बैठक आई उसको खत्म करने का काम, तथा पूरी लोकसभा को ही जो चुन करके, अभी जैसे लोकसभा को भंग करने का मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे भाजपा की सरकार है ना, तो इस पूरी सरकार को भंग करना ही हुआ लोकसभा को भंग करना। ठीक, तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्र अवसान मतलब जो आहूत सत्र है उसको खत्म करना, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, दूसरा क्या है, संसद के एक सदन में, यानी संसद के एक सदन कहने का मतलब या लोकसभा या राज्यसभा या फिर एक साथ दोनों सदन को सम्मिलित करके अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी या तो लोकसभा में जाकर के राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं या राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं, या फिर दोनों को सम्मिलित रूप से बैठा करके संबोधित कर सकते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तीसरा, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति का क्या मतलब हुआ कि जब लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो जाती है तो पहली जो बैठक होती है ना, तो पहली बैठक जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सम्मिलित करके राष्ट्रपति उनको संबोधित करते हैं। तो यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा जब किसी विधेयक को पारित कर देता है कि हाँ ये विधेयक कानून के रूप में लागू होनी चाहिए, तो वह तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना साइन करते हैं, अपना समर्थन देते हैं। अगर नहीं दे तो वह जो है कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, संसद में विधेयक को पेश करने, यानी कोई विधेयक जो कानून बननी है, विधेयक मतलब होता है प्रस्ताव। संसद क्या है, संसद में कानून बनाने के लिए बात विवाद होती है कि ये कानून, ये व्यवस्था हम ला रहे हैं, तो पहले उस पर बात, जब कोई कानून को लाई जाती है ना तो उस समय उसको विधेयक बोला जाता है। ठीक, तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने के पहले जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति से पहले सहमति लेना जरूरी होता है कि ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी सदस्य द्वारा पारित किया जाए या नहीं।
तो वो कौन कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले कौन है कि अगर नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में, सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक है तो इसके संबंध में पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यानी कोई नया राज्य बनाना हो या किसी पहले से जो राज्य बनी है उसकी नाम में या फिर उसके क्षेत्र में अगर परिवर्तन करने वाली अगर विधेयक लाई जा रही है तो उस विधेयक की जानकारी पहले ही राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है। दूसरा क्या, अगर कोई ऐसी विधेयक है जिसका संबंध धन से है, अर्थात धन विधेयक, इसका भी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होती है और यह अनुच्छेद 110 कहता है। ठीक, यानी अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है और धन विधेयक संसद में पेश होने से पहले जो है राष्ट्रपति, और धन विधेयक सामान्यतः लोकसभा में ही पेश होती है, सामान्यतः क्या लोकसभा में ही पेश होती है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित है और इसको पेश करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। वैसे ही संचित निधि में, यानी संचित निधि यानी भारत सरकार की जो खजाना है उसमें से कुछ व्यय करने वाला विधेयक है, यानी उसमें से कुछ रुपया निकालने वाली विधेयक है तो उसकी अनुमति भी राष्ट्रपति से लेनी होगी। तो संचित निधि में व्यय करने वाली विधेयक यह जो है अनुच्छेद 117 के 3 में है। ठीक। नेक्स्ट, ऐसा कराधान, मतलब लोगों पे कर लगाना है, तो ऐसा कराधान जिसमें राज्य हित जुड़ा हुआ है और उस हित को प्रभावित करने वाला अगर कोई विधेयक है तो उस विधेयक को पेश करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर निबंधन लगाने वाला विधेयक। निबंधन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, यानी कोई ऐसा कानून लाया जा रहा है जिस कानून से दो राज्यों के बीच जो व्यापार होती है उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधात्मक कानून है। ठीक है, यानी नकारात्मक टाइप की कानून है, या निबंधन करने का क्या मतलब होता है, थोड़ी सी प्रतिबंधित टाइप करने वाली कानून है तो उस कानून को अर्थात उस विधेयक को भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश करना पड़ेगा। ठीक है, और यह अनुच्छेद 304 से संबंधित है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अनुच्छेद 110, किससे संबंधित है, धन विधेयक। फिर संचित निधि में व्यय से संबंधित अनुच्छेद 117। ठीक है, तो ये वो सारे विधेयक हैं जिसको पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में कोई असहमति होती है, मतलब कोई विधेयक पेश किया गया, ठीक है, लोकसभा में, लोकसभा उस विधेयक को पारित कर दिया, वह विधेयक चला गया कहाँ, राज्यसभा में, राज्यसभा ने क्या किया, उस विधेयक में बहुत सारा संशोधन कर दिया। ठीक है, कि ये संशोधन करनी जरूरी है, या फिर उस विधेयक में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो है ज़्यादा टकराव हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह जो है लोकसभा और राज्यसभा का सम्मिलित रूप से बैठक बुलाएगा और फिर उसमें वोटिंग कराएगा कि कितने लोग इस विधेयक के समर्थन में हैं और कितने इसके विरोध में हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन की सम्मिलित बैठक अर्थात संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और यह अनुच्छेद 108 के तहत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब कोई अनुदान यानी कोई राशि की अगर मांग की जाती है सरकार के द्वारा जो देश को चला रही है, यानी कोई ऐसा विधेयक है जिसमें ये अनुदान क्या होता है, देखिए जैसे अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, और उस समय जो है कुछ विषय के संबंध में ज़्यादा खर्च की ज़रूरत पड़ रही है,
तो उसके लिए संचित निधि से रुपया निकाला जाएगा। तो उस समय तो सत्र नहीं चल रही है, लेकिन सरकार को चलाने मतलब सरकार को काम करने के लिए क्या रुपया चाहिए। तो इस स्थिति में भी जो रुपया चाहिए होता है, जो निकालनी होती है, उसको अनुदान कहा जाता है। तो इस अनुदान की मांग भी जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाती है, ठीक। और यह कहता है अनुच्छेद 113। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, 117 संचित निधि से हो इससे संबंधित है, ठीक। और अनुदान की मांग यह अनुच्छेद 113 का 3 है, अनुच्छेद 113 का 3, ठीक। नेक्स्ट है हमारा संसद सदस्य के मनोनयन का अधिकार। तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन में कुछ लोगों को किसी विशेष आधार पे मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तब उस स्थिति में लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, और यह अनुच्छेद 331 कहता है, ठीक है। इसी प्रकार राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य में यानी किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक है, मनोनीत की जाती है। और यह वर्णन है अनुच्छेद 80 के 3 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जा सकता है अनुच्छेद 331 के तहत, और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, ठीक है। तो ये संसद सदस्य के मनोनयन संबंधी राष्ट्रपति के अधिकार हो गए। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश क्या होता है, देखिए, जब संसद के स्थगन के समय यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश का मतलब एक कानून ही होता है, ठीक है, जिसका प्रभाव कब तक रहेगा, यानी देखिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय किसी कानून की विशेष ज़रूरत है, तो उस कानून को राष्ट्रपति अपने साइन के द्वारा लागू कर देगा। इसी को अध्यादेश बोला जाता है, और राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है 123 के तहत, ठीक। अब जो वह कानून यानी अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया है, वह जो है वह अधिनियम मतलब वह कानून जो है कब तक वैलिड रहेगा, तो इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहेगा। यानी अब संसद की जब अगली सत्र शुरू हो गई, तो जिस दिन से सत्र शुरू हुई है उसके 6 सप्ताह तक अर्थात साक्षक 42 दिन तक ही वह अध्यादेश लागू रहेगा, ठीक। अगर संसद उस अध्यादेश को मान्यता दे दिया तब तो वह सामान्य कानून की तरह सामान्य जो कानून है अधिनियम है उस तरीके से वो सदा ही लागू रह जाएगा, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत, लेकिन कब, जब सदन का स्थगन हो, अर्थात जब न लोकसभा चल रहा हो न राज्यसभा, तो जब सदन का स्थगन चल रहा हो तभी जो है राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है, उसके अगर चल रही है तब नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अधिकार क्या है, सैन्य शक्ति। तो सैन्य बलों की जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, लेकिन इसका प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेंगे इसके विषय में विस्तार से विधि बनाया गया है, अर्थात विधि जो बना है जो कानून है उसी के तहत राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है राजनैतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति क्या होगी, तो दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, यानी भारत सरकार जो है कोई भी समझौता अगर दूसरे देश से करता है तो वह समझौता भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, ठीक है। तथा राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करता है, यानी विदेश के देशों में भारत का एक प्रतिनिधि होगा जिसे राजदूत कहते हैं, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे ही भारत में भी विदेशों के अर्थात अन्य देशों के राजदूत होते हैं,
उसकी भी अन्य देशों के जो राजदूत होते हैं भारत में, उसको भी सहमति देता कि हाँ आप भारत में रह सकते हैं। इसको भी सहमति देने का काम किनका होता है? राष्ट्रपति को होता है। और ये राजनीतिक शक्ति हुआ राष्ट्रपति का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्षमादान की शक्ति। तो देखिए अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ठीक, यदि कोई व्यक्ति, यानी ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को दंड है तो उसके दंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 के तहत दोषी ठहराए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है, जो दोषी ठहराए गए व्यक्ति है उसके दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है तथा विराम कर सकता है। तो ये जो है 5 टाइप की क्षमादान के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। अर्थात किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का मतलब हुआ कि दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देना। ठीक है, यानी जिस कारण उसे दोषी ठहराया गया उस दोष से उसे पूरी तरह से मुक्त कर देना ही क्या कहलाता है? क्षमादान, दंड को क्षमा करना। ठीक, अगर किसी दोषी को प्रविलंबन दिया गया है तो प्रविलंबन का मतलब हुआ कि दंड पर रोक लगाना, मतलब कि वर्तमान समय में उसके जो दंड मिला हुआ है उस दंड पे रोक लगा दिया गया है ताकि वह व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। ठीक है, तो प्रविलंबन का मतलब होता है कि दंड पे रोक लगा देना। ठीक है, परिहार का क्या मतलब हुआ? परिहार का मतलब हुआ कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर देना। परिहार का मतलब हुआ कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर देना। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को दंड मिला है 2 वर्ष के कठोर कारावास का, तो क्या करेगा? 2 वर्ष के कठोर कारावास के जगह जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उस 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास बना सकते हैं। तो यह हुआ परिहार करना, मतलब अवधि को कम कर देना, दंड की अवधि को कम कर देना ही कहलाता है परिहार। ठीक है, लघुकरण क्या होता है? तो लघुकरण में जो है दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसके मृत्यु दंड को लघुकरण कर उसे खत्म करके मृत्यु दंड के जगह उसे आजीवन कारावास या फिर कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है। तो यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। फिर से देखते हैं, दंड को क्षमा करने का मतलब होता है दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देना। प्रविलंब का मतलब, प्रविलंब और परिहार ये दोनों देखिए समय से है संबंधित है, प्रविलंब और परिहार। प्रविलंब में क्या है कि अभी मान चलिए किसी व्यक्ति को दंड मिला है कि आपको ये दंड मिला है, ठीक, तारीख सुनिश्चित कर दी गई है, तो उसको तत्काल रोक देना, ये हुआ प्रविलंब। और परिहार का क्या मतलब होता है? परिहार का मतलब होता है कि उसके प्रकृति को, मतलब अगर 2 वर्ष का मिला है तो उसके सजा को कम कर देना। और लघुकरण का क्या मतलब होता है? स्वरूप को ही बदल देना, यानी किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसके मृत्यु दंड को क्या करता है? कठोर कारावास या फिर उम्र कैद में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लघुकरण हुआ। जबकि विराम में क्या होता है? विराम में जो है वो विशेष परिस्थिति में सज़ा को कम कर दिया जाता है। जैसे कोई गर्भवती स्थिति है तो उसकी सज़ा को कम कर देना ही विराम कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 यानी प्रविलंबन, परिहार और विराम ये कहीं ना कहीं समय से संबंधित है, ठीक है। जबकि लघुकरण जो है, लघुकरण उसके स्वरूप से संबंधित है, ठीक है। तो यह जो है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, ठीक। अब यदि राष्ट्रपति के पास क्षमादान भेजा गया
और राष्ट्रपति उसके क्षमादान को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, यानी राष्ट्रपति ने उसे क्षमा नहीं किया है, तो याचिका जो है दूसरी जो याचक करता है वह दूसरी याचिका दायर नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आपात की, देश में अगर आपात की स्थिति है तो इस संबंध में राष्ट्रपति को कुछ शक्ति प्राप्त दी गई है। ठीक है, तो आपात से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 356 में दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को इस संदर्भ में 3 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 क्या है, अगर हमारे देश पे किसी बाहरी देशों का आक्रमण हो जाता है, ठीक, सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है किसी बाहरी देश का, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है, यदि देश के अंदर ही कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह अनुच्छेद 356 है। जैसे किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, यह अनुच्छेद 356 के तहत। जबकि अनुच्छेद 352 में क्या है, अगर बाहरी आक्रमण देश पे हो गया या फिर देश के अंदर ही अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा। अनुच्छेद 352 में किए गए आपात को राष्ट्रीय आपात बोली जाती है। और ये कब, जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उसे हम राष्ट्रीय आपात बोलेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 356 क्या है, यह है राष्ट्रपति शासन। अगर संवैधानिक विफलता होती है किसी क्षेत्र में, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 307 क्या कहता है, अगर वित्तीय आपात आती है, यानी वित्त से संबंधित अगर ऐसी विपदा आ गई जिससे कि हमारे देश को बहुत भारी नुकसान हो रही है, ठीक है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। और वित्तीय आपात अगर राष्ट्रपति घोषित किया है तो इसकी न्यूनतम अवधि मात्र 2 माह की होगी। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को जो है 3 प्रकार के आपात की घोषणा प्राप्त है। पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, दूसरा क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और तीसरा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है, आपातकालीन उपबंध के संबंध में प्रावधान किसमें मिलता है, भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी सार्वजनिक महत्व की बातें राष्ट्रपति के सामने आती है, यानी ऐसे मुद्दे जो सार्वजनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उस संबंध में जो है क्या निर्णय सही होगा, क्या निर्णय संवैधानिक होना चाहिए, इस संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब इस संबंध में अगर उच्चतम न्यायालय कोई सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति उनके उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 देता है। किनसे सलाह ले सकते हैं, ये उच्चतम न्यायालय से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, राष्ट्रपति किसी विशेष विधेयक पर अनुमति देने या न लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जीवी वीटो का प्रयोग करते हैं, अर्थात कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन के लिए गया है। ठीक, अब उस विधेयक पर राष्ट्रपति जो है ना, तो उसको उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो इस शक्ति, राष्ट्रपति के इस शक्ति को जो है ना जेबी वीटो कहा जाता है। मतलब उसने अपने निर्णय को जेब में ही रख लिया है। ठीक,
क्योंकि देखिए अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति कोई विधेयक लौटाना चाहते हैं तो वह विधेयक जो है यथाशीघ्र लौटा सकते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति कोई विधेयक है वो लौटा ही नहीं। ठीक है, तो जो है इस स्थिति को हम लोग बोल देंगे कि राष्ट्रपति ने अपना जेबी वीटो का उपयोग कर लिया। भारत में जो है जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है और वो हुआ है 1986 में। ठीक है, संसद द्वारा जो है भारतीय डाक संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिस पे उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उसने कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है, फिर 3 वर्ष के पश्चात 1989 में जो है अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास विचार के लिए भेज दिया। यानी ज्ञानी जैल सिंह अपने पद पे रहते हुए उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर कोई निर्णय ही नहीं दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया। ठीक, फिर जब अगले राष्ट्रपति वेंकटरमन बने, उन्होंने जो है उसी विधेयक को अगले सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा कि आप इस पे कुछ संशोधन करके फिर हमारे पास भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सरकार जो थी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, उसने उस विधेयक को ही क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ आयोग हैं। अब वो आयोग जो सिफारिश देते हैं, उस सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जैसे संघ वित्त आयोग की जो सिफारिश है, संघ वित्त आयोग क्या प्रत्येक साल के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो वित्त आयोग ने अपना क्या सिफारिश दिया, उसी तरीके से नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो लेखा जोखा रखता है कि क्या खर्च हुआ है, उसकी क्या सिफारिश है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ये 4 आयोग हैं जिनके सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं कि इन आयोगों के द्वारा ये सिफारिशें प्रस्तुत की गई है, इस पे संसद को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्य जो रोचक हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और वो बिहार से संबंधित थे और ये जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, देखिए बीबी गिरी ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा। यानी बीबी गिरी इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन के लिए दूसरे चक्र की भी मतगणना की जरूरत पड़ी। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने। यानी पहली बार जब वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए तो उस समय हार गए और दूसरी बार जब वो खड़े हुए तो उसके विरोध में कोई खड़े ही नहीं हुए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वर्तमान समय में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और इसके कर्म की बात करें तो यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब को इन 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इसमें आ सकती है। ठीक, अब इसी तथ्यों से संबंधित हम जो हैं इसी चैनल पे MCQ भी लाएंगे। ठीक है, तो आपको उस MCQ को लगाना है, तब जाकर के आपको वास्तव में इस चैप्टर के तथ्यों पर अच्छी पकड़ बन सकती है। ठीक, तो MCQ के माध्यम से भी हम कुछ तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।